back to my YouTube channel. Today in this video we will talk about the chapter accounting for share capital. First of all we will understand what is company. Company क्या चीज़ होती है? All the affairs all the affairs of the company are governed by provision of the Companies Act 2013. जो भी हमारे अफेयर्स होते हैं किस चीज़ के, कंपनी के, वो क्या कहते कौन ऑपरेट किस बेसिस पे ऑपरेट होता है, विच इज़ गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2019. अब ये क्या चीज़ है? ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ 2013, जिसमें सारी मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं, कौन से वे में कौन सी कंपनी आपकी पोस्ट होगी, वो चीज़ इसमें आती है. अ कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. या तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनी एक्ट, और या फिर उससे पहले जो भी कंपनी एक्ट होता होगा, मतलब 2013 से पहले जो भी कंपनी एक्ट है उसमें भी रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी होती है. अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल ने एक डेफिनेशन दी थी कंपनी की. वो क्या है? अ कंपनी इज़ अ पर्सन आर्टिफिशियल इंडिविजुअल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज़ ऑफ लॉ. कंपनी क्या होती है? एक पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, बस खाली फील कर सकते हैं. एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज़ ऑफ लॉ. ये एग्जिस्ट करती है बस आइज़ ऑफ लॉ में, मतलब लॉ के लिए ये एग्जिस्ट होती है, एग्जिस्टिंग होती है. अब इसमें फ़ीचर्स देख लेते हैं, कंपनी के फ़ीचर क्या क्या हैं. अब जैसा पहला फ़ीचर है, फ़ीचर नंबर 1, क्या चीज़ है? सेपरेट लीगल एंटिटी. व्हाट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी? अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. एक कंपनी जो होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो उसे डिफरेंट करती है या फिर डिस्टिंक्ट करती है और या फिर सेपरेट करती है उसके मेंबर्स से. इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. जो कंपनी होती है वो डील कर सकती है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में, या फिर वो उसको होल्ड भी कर सकती है. होल्ड का मतलब जैसे उसके नाम पर हो वो चीज़ें. उसके बाद है इसमें क्या रखा है कि इट इज़ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन बी एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है किसी पर्टिकुलर. और इवन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम. उसके साथ साथ बैंक अकाउंट भी खोल सकती है अपने खुद के नाम से, मतलब जो कंपनी का नाम होगा उसके नाम से. अब जैसे मान लीजिए रिलायंस है मुकेश अंबानी का. अब तो ये इसके मुकेश अंबानी का पर्सनल अकाउंट तो होगा नहीं, इसके लिए अलग अकाउंट बनता होगा कंपनी के लिए. तो इसके लिए अकाउंट बना सकते हैं हम, बैंक अकाउंट उसके नेम पर, कंपनी के नेम पर. लिमिटेड लाइबिलिटी. अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम. इसका क्या मतलब हुआ? जो कंपनी होती है, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. कितनी लिमिटेड होती है? एक्सटेंड मतलब कितने हद तक वो लिमिटेड रहेंगे. ओनली अमाउंट अनपेड टू द शेयर हेल्ड बाय देम. जितना उनके पास अमाउंट होगा, जितने का उनके पास शेयर होगा उतने के लिए वो लाइबल होंगे. अब मान लीजिए आप ए है कोई और एक बी है. बी के पास तो है 60% शेयर्स और ए के पास है 40%. तो ए जो होगा वो 40% के लिए लाइबल होगा और जो बी होगा वो 60% के लिए लाइबल होगा. अकॉर्डिंग टू द शेयर, जितने शेयर्स होंगे उसके लिए लाइबल हो जाएंगे, उतने परसेंट या फिर उसके अकॉर्डिंग लाइबल हो जाएंगे. इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब एक कंपनी आती है जो होती है लिमिटेड बाय गारंटी. ये तो थी आपकी लिमिटेड कंपनी. अब आती है लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें कितनी लाइबिलिटी होती है मेंबर की? द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम इन इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाइंड अप. मतलब
ये इसमें जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है कब तक, जितनी वो गारंटी करते हैं। मान लीजिए ए है, ए ने कहा मैं 60% की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ होगी जैसे लॉस वगैरह हुआ तो उसमें मेरा 60% आप ले सकते हो। तो उससे हम 60% ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जितनी उन्होंने हमें गारंटी दी होगी उस से हम उनसे क्लेम कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? द कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इट्स मेंबरशिप। अब जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएट किसने करी है? लॉ ने। तो जो एग्जिस्टिंग वो अगर उसके मेंबरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी में टर्मिनेटेड ओनली थ्रू द लॉ। जो कंपनी होती है वो खाली टर्मिनेट का मतलब होता है आपका एंड, ख़त्म करना, बाउंड अप करना। जब ख़त्म होगी वो किसके द्वारा होगी? बस खाली लॉ कर सकता है। डेथ और इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी नो वे इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? या तो कोई मेंबर मर गया या फिर कोई इंसैनिटी हो गई। इंसैनिटी मतलब क्या कहते हैं? मेंटली इलनेस हो गई, मेंटली इलनेस। या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी। कोई भी अगर मेंबर होता है तो वो नो वे इफेक्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी, तो वो इफेक्ट नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी को। मेंबर मे कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज़। अब इसकी जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है? कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो कैन नॉट साइन बाय इट्स ओन, मतलब वो अपने साइन नहीं कर सकती। देयरफॉर एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ओन कॉमन सील विच एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है, जितनी भी कंपनी है उनके पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि उनके पास अपने नाम की एक कॉमन सील हो जो कि एक्ट करती है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी के। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट बाइंड द कंपनी। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैम्प या फिर कोई सिग्नेचर नहीं है तो वो कंपनी उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगी, या फिर वो कॉमन सील वो डॉक्यूमेंट कंपनी को बाइंड नहीं कर पाएगा किसी भी एक्ट के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती हैं कि उसके शेयर्स बेचे भी जा सकते हैं और ख़रीदे भी मतलब सेल भी हो सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं, उनकी सेल परचेज़ हो सकती है। द परमिशन ऑफ द कंपनी और कंसेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफ़र द शेयर। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी जो है परमिशन ले अपने मेंबर से कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रही है, वो अपने आप भी ट्रांसफ़र कर सकती है क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। कौन से केस में? पब्लिक लिमिटेड में। लेकिन अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब है कि ट्रांसफरेबल ऑफ द शेयर विल बी मेड, अगर उसके मेंबर मतलब वो परमिशन लेने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है जब उसके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मे स्यू और बी सूड। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी जो होती है लीगल पर्सन होती है, एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। कैन बी एनफोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट राइट अगेंस्ट अदर। एनफोर्स का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनफोर्स करनी हो। इट मे बी स्यू और सुइंग बाय इट्स नेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी। अगर कोई भी ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो कंपनी के साइड से हो या फिर वो क्लाइंट के टाइप मतलब साइड से हो, तो दोनों केस में क्लाइंट भी कर सकता है और कंपनी भी कर सकती है केस एक दूसरे के ऊपर। बॉडी कॉर्पोरेट formation according to the provision of the law enforced from time to time. Generally in India the company are formed and registered under the company law except in case of banking and insurance for which
सेपरेट लॉ इज़ प्रोवाइडेड। अब इसका क्या होता है, कुछ कंपनियां, वैसे तो सारी कंपनियां जो होती हैं वो आपका क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी लॉ के अंदर, लेकिन बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जिनके लिए अलग से एक सेपरेट लॉ बना हुआ है। अब कितने टाइप की कंपनी होती हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें कंपनी कैन बी क्लासीफाई आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी जो होती हैं क्लासीफाई होती हैं या तो ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर या फिर ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, या तो लाइबिलिटी कितनी है मेंबर्स की उस हिसाब से, या फिर कंपनी में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम पहले देखेंगे द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जो ऑन बेसिस ऑफ मेंबर है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर है, वो 3 कैटेगरी में है। कौन कौन सी हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड बाय शेयर, in this case the liability of its member is limited to the extent of the nominal value of their share held by them। मतलब जितने उन्होंने शेयर होल्ड करे हैं वो उतने के लिए ही लाइबल होंगे। if the member has paid a full amount of share there will be no liability on his part whatever may be for debt of any company। उसके अलावा उसके मेंबर से हम क्लेम नहीं कर सकते डेप कंपनी का। ही नीड नॉट टू पे अ सिंगल पैसे फॉर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें से हम कुछ भी या फिर वो कुछ भी पे नहीं करेगा। however if there is any liability involved it can be enforced during existence of the company as well as during the winding up। जितनी भी हमारी लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती हैं वो एनफोर्स करी जाती हैं जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोज अप ऑफ ऑल द अकाउंट्स, मतलब कंपनी बंद हो रही है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड to the amount undertaken to contribute in event of the company being wound up। Thus the liability of the company will rise only to the event of the winding up। मतलब खाली उतने जितनी हमें गारंटी उन्होंने दी है उतने के लिए वो लाइबल होंगे, और जब वो कंपनी वाइंड अप होगी तभी हम उनकी जो लाइबिलिटी है मेंबर की उससे वो हम राइज कर सकते हैं। थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी where the company is no limit on the liability of its member। जहाँ कोई लिमिट ही नहीं होती। द कंपनी is called as unlimited company where the company property is not sufficient to pay debt। जहाँ पर कोई डेप है वहाँ पर हमने सारे कंपनी के एसेट सब बेच दिया, सब कुछ पूरी कंपनी बेच दी, लेकिन फिर भी जो डेप है वो बचा हुआ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है पार्टनर की वो भी हम यूज़ कर सकते हैं डेप को रीपे करने के लिए। In another word, creditor can claim their dues from its member। जो क्रेडिटर होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं मेंबर से उनका डेप। सच कंपनी आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट। ऐसी कंपनी इंडिया में फाउंड नहीं, मतलब ढूंढी ऐसी कोई है ही नहीं जो जबकि इन जो कंपनी एक्ट है इसको परमिट करता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ये भी 3 कैटेगरी में कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन। पब्लिक कौन सी होती है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी। ना तो वो प्राइवेट कंपनी होगी ना ही वो सब्सिडरी होगी प्राइवेट कंपनी की। सब्सिडरी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसका, जैसे मान लीजिए ए है, ए की सब्सिडरी है बी, तो ए के पास जो है इसके शेयर में 21% और मोर देन 21% हमारा शेयर होना चाहिए, तो वो सब्सिडरी आ जाती है। अब नेक्स्ट है प्राइवेट। अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन हो? रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर। उसके शेयर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ईजिली।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% होने चाहिए, और एक्सेप्ट इन केस ऑफ द 1% कंपनी। हर कंपनी में 2% तो होने ही चाहिए, लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें हम 1% भी रख सकते हैं, वो उसका नाम क्या है, 1% कंपनी। ये है नीचे, अब अभी नीचे पढ़ेंगे उसको। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, लिमिटेड टू द नंबर ऑफ मेंबर, कितने होने चाहिए, 200, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़, जो मेंबर हैं उसके वो 200 होने चाहिए, उन 200 में हम एम्प्लॉयज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, ओपीसी, सेक्शन 262 हमें बताता है कंपनीज एक्ट का कि ओपीसी क्या होता है। ओपीसी क्या होता है, कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, खाली एक ही पर्सन होता है। रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल 2014 provides that only natural person being an Indian citizen and resident of India can be form this company। एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि वो कम से कम 120 डेज़ जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो, उसको बोलते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ओपीसी का जो मेंबर है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। और इट पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख, जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर्स क्या होते हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट ओन कैपिटल विच हैज़ नेसेसरी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो खुद से वो पैसे जनरेट कर नहीं सकती, तो वो लेती है कलेक्ट करती है सेवरल पर्सन से। दीज पर्सन आर नोन एज शेयर होल्डर्स। वो पर्सन कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज़ कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। जो वो पैसा हमें देते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे एक ये कंपनी है, ये ए और ये है आपका बी। इसके पास 20,000 रुपीज़ हैं, इसके पास 50,000 रुपीज़ हैं। इन्होंने इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो इन्होंने अपना 50 ए ने जो लगाया वो अपना पूरे 50,000 इनको दे दिए कंपनी को। जैसे ये है आपका ABC लिमिटेड, और बी ने भी इसको दे दिए 20,000 रुपीज़ बी ने। तो जो ये हम इस कंपनी को 50,000 और 20,000 मिला, टोटल अमाउंट 70,000 जो हमें मिला, 70,000 रुपीज़ जो हमें अमाउंट मिला, ये हमारे लिए होगा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि बस ये एग्ज़ाम्पल था एक। नेक्स्ट इसमें ये कह रखा है कि जो पर्सन होते हैं वो शेयर होल्डर कहते हैं उनको। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज शेयर कैपिटल। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ वेरी लार्ज, अ कंपनी हैज़ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच वन ऑफ देम। तो बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनसे हम लेते हैं, तो उनसे हम सेपरेटली क्या कहते हैं, अकाउंट तो बना नहीं सकते हैं हर एक का। तो हैंस जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो मैनेज करने के लिए हम एक कॉमन अकाउंट बनाते हैं, कॉमन कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या रखा है इसमें, फॉर्म अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। फोर्थ आ गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल, फिफ्थ पेड अप, सिक्स अनपेड, रिज़र्व कैपिटल। बस इतना ही है अभी तो हम पहला देख लेते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज़ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच
अ कंपनी इज़ ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसी ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब ऐसा एक अमाउंट जो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो इशू कर सके बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपने मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग। द कंपनी कैन नॉट राइज मोर देन अमाउंट ऑफ द कैपिटल स्पेसिफिक मेंशन या फिर ड्राइव इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी होती है वो मेमोरेंडम में जितना अमाउंट लिखा है उससे ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इट इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके और दो नाम क्या हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट, द अथॉरिटी कैपिटल। द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी increased or decreased as per प्रोसीजर लाइंग डाउन इन द कंपनी एक्ट। जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। It should be noted that the company need not to issue entire authorized capital for the public subscription at a time। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जितना उन्होंने मेमोरेंडम में लिखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम 1 CR की हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में वो 1 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो इशू कर दें। वो 50 लाख के भी कर सकते हैं, 20 लाख के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी ही इशू कर सकता है। उसके बाद क्या क्या रखा है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल। ये अथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है विच इज़ एक्चुअली इशू टू द पब्लिक। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे अभी 1 CR का हमने वो ले लिया है अथराइज्ड कैपिटल, जिसमें कि हमने मान लीजिए 50 लाख की जो वो है हमने इशू की है, तो ये 50 लाख जो है ये हमारा इशूड कैपिटल है जो हम पब्लिक को इशू कर देते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटमेंट वेंडर्स एंड सिग्नेचर ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम, उस पर सिग्नेचर होते हैं। और द अथराइज्ड कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज़ नोन एज अन इशूड कैपिटल। अब देख लीजिए 50 लाख तो हमारा इशू हो गया था पहले वाले केस में, बचा कितना? 50 लाख और बचा है अभी हमारे पास, तो ये जो होगा ये हमारा अन इशूड होगा, जैसे कि यहाँ पे कह रखा है। तो अनइशूड कैपिटल में बी ऑफर फॉर द पब्लिक लेटर ऑन डेट, उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, द पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? ये इशू कैपिटल का पार्ट होता है। सबसे पहले एथोराइज का पार्ट क्या होता है? इशूड का पार्ट क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब देख लेते हैं हम। ये पार्ट है उसका एक्चुअल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। कितने एक्चुअल? अब मान लीजिए हमने 50 लाख के इशू किए हैं, अब मान लीजिए कोई एक पब्लिक है, उन्होंने केवल 30 लाख के ही आपको जो है सब्सक्राइब किए हैं, बाकी के 20 लाख तो हमारे पास अभी भी ऐसे ही रह गए हैं, तो वो जो 30 लाख हैं वो हमारे सब्सक्राइब्ड हैं। व्हेन द शेयर ऑफर फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब फुल्ली बाय द इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी द सेम। अगर पूरे के पूरे फुल्ली करते हैं तो वही उसके सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल दोनों बन जाते हैं। It may be noted that the subscribed capital may be equal or less than equal to the issued capital। अब वो इसके बराबर भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब लेस देन, अगर मान लीजिए सब्सक्राइब लेस हुए हैं, 50 लाख की जगह खाली 30 लाख हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? द कंपनी अलॉट ओनली द नंबर ऑफ शेयर फॉर विच द सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव। तो खाली 30 लाख के ही सब्सक्रिप्शन हमारे पास रिसीव हुए हैं, तो इसको ही हम अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इन केस अगर वो हाइयर होते हैं तो अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू ऑफर, जो अलॉटमेंट है उस पर एडजस्टमेंट हो जाती है। इन अदर वर्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन is not affected in the book of account. Next, called up capital। called up capital क्या होता है? जितना हम लोगों से मंगाते हैं, it is a part of subscribe capital which has been called upon the share, that is what the company has asked for the shareholder to pay। कितना हमने मांगा है कि तुम हमें पे करो, वो अमाउंट होती है। The company decided to call entire amount or part of face value of the share, खाली शेयर वैल्यू भी हो सकती है। अब इसके लिए देखो मैंने एग्जांपल भी इसमें पुट किया हुआ है। मान लीजिए कोई फेस वैल्यू है 10 की, कंपनी हैज़ कॉल्ड अप ओनली 7,
10 का है लेकिन हमें मंगाना भी खाली 7 है, तो जो कॉल्ड अप है 7 रुपीज़ और जो रिमेनिंग है उसको हम कलेक्ट करेंगे शेयर होल्डर से जब हमें बाद में नीड होगी। अभी हमें 7 की नीड है, 7 की नीड है तो हमने खाली 7 ले लिया। बाद में जब हमें 3 की नीड होगी तो उनसे कहेंगे कि वो वाला 3 हमें दे दो, तो वो तब बाद में भी मांग सकते हैं। 5th पॉइंट इज़ पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? पोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। कितना हमें रिसीव हो चुका है। व्हेन द शेयर होल्डर हैव पेड ऑल द कॉल्ड अमाउंट, द कॉल्ड अप कैपिटल इज़ द सेम एज द पेड अप कैपिटल। जो जब हम वो फुल्ली दे देते हैं, जितने भी हैं वो सबके सब पेड कर देते हैं, तो वो कॉल्ड अप इक्वल्स टू पेड अप हो जाती है उसकी इक्वेशन। मतलब जितने पेड अप होंगे उतने ही कॉल्ड अप होंगे। इफ़ एनी ऑफ द शेयर होल्डर हैज़ डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल, किसी ने पे नहीं करा है, सच अमाउंट इज़ कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। मान लीजिए हम बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कोई एक शेयर होल्डर है जिसने पे नहीं करा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। Therefore the paid up capital is equals to the called up capital minus calls in arrears। ये एक इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इफ़ेक्टिव रहती है ये। उसके बाद नेक्स्ट अनकॉल्ड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ नॉट येट टू बी कॉल्ड अप। मतलब मान लीजिए ये 3 रुपीज़ जो थी हमारी, ये हमारी अनकॉल्ड अप है। एज अर्लियर द कंपनी हैज़ कलेक्टेड द अमाउंट एट द टाइम व्हेन दे नीडेड फर्दर फंड, जो हम बाद में कलेक्ट करते हैं। कैपिटल रिज़र्व कैपिटल क्या होता है? कंपनी में रिज़र्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट वाइंड अप ऑफ द कंपनी। जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो हम पैसा मंगाते हैं उसको बोलते हैं हम रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व करके रखते हैं अनपेड या फिर अनकॉल्ड कैपिटल को। सच अनकॉल्ड अमाउंट इज़ कॉल्ड एज रिज़र्व कैपिटल ऑफ कंपनी। इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये खाली वाइंडिंग अप के टाइम ही क्रेडिटर के पे ऑफ करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स का नेचर क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। शेयर्स अब होता क्या है? शेयर्स इज़ अ यूनिट इनटू विच टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। जितनी भी कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। Thus a share as a fractional part of the share capital and form basic of ownership interest in company. The member who contribute the money through the share it's called as shareholder। जो members होते हैं जो contribute करते हैं पैसों को in manner of shares, उनको हम बोलते हैं shareholders। Amount जो होती है authorized capital की, वो together with the name of share in which it is divided is to be stated at the memorandum of association, but the classes of share in which the company capital is to be divided। मेमोरेंडम में लिखा होता है उस शेयर, जितने नंबर ऑफ़ शेयर होंगे उसके सामने मेमोरेंडम में लिखा होता है, और जो शेयर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं कंपनी के अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव राइट। जितने भी जिसके राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एज में भी प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो पहले से प्रिस्क्राइब होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के। एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के अंडर कंपनी कैन बी इशू 2 टाइप ऑफ शेयर। कौन कौन से? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी को एक और नाम से बुलाते हैं, वो है ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सेक्शन 43। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप सेक्शन याद करें या ना करें। मेरे अकॉर्डिंग तो आप कर लेने चाहिए इसको, सेक्शन को याद, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो ये इफ़ेक्टिव रहेगा। एग्ज़ामिनर को ये पता रहेगा कि आपको नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। प्रेफरेंस शेयर इज़ अ वन विच इज़ फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। जो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफ़िल करे, मतलब ए और बी को फुलफ़िल करता हो, उसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर हैज़ राइट to pay the dividend either in the fixed amount payable to the preference shareholder। जो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं वो ये होता है कि डिविडेंड जो होता है वो पे ऑफ करा जाता है फिक्स अमाउंट में,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या फिर अमाउंट जो होता है वो पर्टिकुलर रेट पे कैलकुलेटेड होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। बी पॉइंट क्या है इसका, दैट विद द रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इट कैरी और विच कैरी the winding up of the company the preferential right of to repay the capital before anything paid to the equity share capital। प्रेफरेंस शेयर में ये और एक फ़ायदा होता है कि जब कंपनी जो होती है वो वाइंड अप होती है तो उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पे करा जाता है उसकी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से भी पहले। हाउएवर जितना भी अब कंडीशन में कह रखा है, द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली और लिमिटेड extent in surplus of the company as specified in the memorandum of association। जो सरप्लस होता है उसमें कम से कम होता है क्योंकि उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है, इसी वजह से। दस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी पार्टिसिपेट ऑन नॉन पार्टिसिपेट। प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। सिमिलरली दीज शेयर आर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। कौन कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। इक्विटी शेयर कैपिटल्स क्या होते हैं? एन इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। इन अनदर वर्ड, शेयर विच डज नॉट एन्जॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द परमानेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनके पास कोई राइट नहीं होता है कि इनको परमानेंट डिविडेंड मिलेगा ही या फिर इनकी जो कैपिटल है वो रीपे होगी ही होगी। आर टर्म एज द इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ नॉट फिक्स, तो फिक्स भी नहीं होता है डिविडेंड, एंड इट में varies every year depend upon the amount of profit available for the distribution। जो इक्विटी शेयर कैपिटल की डिविडेंड होती है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है जो कि ईयर ऑन ईयर होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे क्या क्या होता है? वोटिंग राइट्स होते हैं, डिफरेंट राइट्स एज टू वोट डिविडेंड अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द सच रूल subject and condition may be prescribed in the memorandum of आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक तो उनके पास राइट होता है, वोटिंग राइट होता है, डिविडेंड उनको मिलता है। अगर इनके अलावा भी कोई चीज़ प्रेस्क्राइब है क्या कहते हैं आपका एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो भी उनका राइट होता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर मैं इससे ज़्यादा कराऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं।